नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल के संदर्भ में हम बातें करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न मैंने लिया है, देखो ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जहाँ से बहुत कुछ बातें कवर आपकी आपकी कवर हो सकती हैं। पहला प्रश्न आपका जो लिया गया है वो लिया गया है भारत का उत्तरी बिंदु लिया गया है। देखिए, भारत का उत्तरी बिंदु बताना है, भारत का दक्षिणी बिंदु बताना है, भारत का पूर्वी बताना है, पश्चिमी बताना है और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताना है। इस प्रकार से प्रश्न मैंने आपसे बनाया है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहले मैं बात करता हूँ चारों बिंदुओं की। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो हमारे को पता है कि उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। नीचे वाला बिंदु कौन सा है? तो नाम आएगा इंदिरा पॉइंट। क्या नाम आएगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट नाम आएगा। यदि पूर्वी बिंदु की बात करेंगे, पूर्व कौन सा है? यह है, तो किविथु आ जाएगा दोस्तों। और इधर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? सर क्रीक आ जाएगा दोस्तों। तो ये चारों बिंदु आपको पता ही होंगे कौन कौन से हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। यदि इनके आपस के डिस्टेंस की बात की जाएगी, पूर्व पश्चिम ऊपर से नीचे तक के कितने डिस्टेंस है, तो यहाँ की डिस्टेंस आ जाएगी 32-14 किलोमीटर दोस्तों। और यदि उत्तर दक्षिण की बात करें तो कितने आ जाएगी? 29-33 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी दोस्तों। ये दोनों उत्तर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की डिस्टेंस भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और बना दिया गया है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। और यदि ऐसा प्रश्न बन जाए, मुख्य भूमि का पूछ ले, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केप कोमोरिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? केप कोमोरिन हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? कन्याकुमारी में है। कहाँ पर है? कन्याकुमारी में है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इंदिरा कौल की बात की जाए, J&K आ जाएगा। किविथु की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश की बात आ जाएगी। इंदिरा पॉइंट की बात की जाए तो नीचे कौन सा? ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान निकोबार में भी कहाँ पर है? निकोबार में है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और सरकरी की बात की जाए तो ये गुजरात में है दोस्तों। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न बन जाए, चाहे आपसे उत्तर पूर्वी दक्षिण कैसे भी पूछ ले, और साथ में यदि सीमा ये भी पूछ ले, तो आपको ये भी बता देना है दोस्तों कि किस प्रकार से इसका आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ता हूँ, अगला पॉइंट में लेता हूँ दोस्तों कि सेकंड नंबर प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे 4-5 प्रश्न कवर करने की मैंने आपसे बातें की हैं। तो यहाँ देखते हैं ग्रह कितने हैं। उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह, ये एक प्रश्न मैंने बनाया है आपके लिए कि ग्रह किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रह याद करने की सिंपल सी ट्रिक है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी है। आपको दिन याद कर लीजिए। सप्ताह के पूरे दिन लिख देता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा? सोम। सोमवार के बाद में लिखा मंगल। मंगल के बाद में क्या लिखा मैंने? बुध। बुध के बाद मैंने क्या लिखा? गुरु। गुरु के बाद मैंने क्या लिखा? शुक्र। शुक्र के बाद मैंने क्या लिखा? शनि। रवि भी लिख देता हूँ, ये लीजिए। लेकिन मैंने 2 को काट दिया है। सोम को काट दीजिए, रवि को काट दीजिए। कितने हो गए? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। और आपके 2 दोस्त याद रख लीजिए। एक का नाम है अरुण, एक का नाम है वरुण, और एक का आप खुद रहते हैं जिसके ऊपर, वो भी क्या है? पृथ्वी। तो कितने ग्रह हो गए दोस्तों? सिंपल सी ट्रिक है, आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से ग्रहों के नाम आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अब बात यह आती है कि चलो इनके नाम आपको याद हो गए हैं, और ग्रह, ग्रह होता क्या है? ग्रह की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रह की डेफिनेशन होती है जिसके पास अपना ऊर्जा, ऊष्मा और ऊर्जा नहीं होती है। जिसके पास में अपनी ऊष्मा और ऊर्जा नहीं होती है उनको हम ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा और ऊर्जा नहीं है। ये यदि सूर्य नहीं चमकेगा तो पृथ्वी पे अंधेरा रहेगा, और इसके पास में कोई भी ऊष्मा नहीं होगी। तो इस प्रकार से पृथ्वी एक ग्रह है। तो पृथ्वी का उपग्रह की बात की जाए, और पृथ्वी का उपग्रह आपको पता होने चाहिए। पृथ्वी के उपग्रह का नाम है चंद्रमा। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटी सी मैंने आपको बातें बताई, ट्रिक समझाने की कोशिश की है, तो ये आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, एक साथ में मैं कई चीजें आपके सामने लेकर चल रहा हूं। करक रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, मानक रेखा, छोटा दिन, बड़ा दिन, दिन रात बराबर, कैसे क्या होता है? देखिए, करक रेखा किसको बोलेंगे? मैं यहां भी 23.5 डिग्री लिख रहा हूं और मैं यहां भी 23.5 डिग्री लिख रहा हूं, लेकिन ये कौन सी है? ये उत्तरी अक्षांश है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये कौन सी है? ये दक्षिणी अक्षांश है दोस्तों। आप दोनों को अच्छे से ध्यान में रखना। ये कौन सी है? दक्षिणी अक्षांश है दोस्तों। क्लियर है मेरी बातें? विषुवत रेखा किसको कहेंगे? 0 डिग्री की अक्षांश को हम विषुवत रेखा कहेंगे। इसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा भी इसको कहा जा सकता है। मानक रेखा किसको कहेंगे? ये 82.5 डिग्री की होती है और ये अक्षांश नहीं होती है। ये कौन सी देशांतर होगी? और ये कौन सी देशांतर होगी? पूर्वी देशांतर रेखा होगी दोस्तों, पश्चिमी नहीं, पूर्वी। आप ध्यान में रखेंगे इसको। क्लियर है मेरी सारी बातें शायद आपको?
तो आगे बढ़ता हूं मैं। अब छोटा दिन, बड़ा दिन, दिन रात बराबर, तो मैं सिंपल सा लिख रहा हूं। देखिए बड़ा दिन अपने इंडिया में आता है 21, 21, 22, 23 और 21। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। छोटा दिन आता है 21 दिसंबर, बड़ा दिन आता है 21 जून, 22 दिसंबर, बड़ा दिन आता है 21 जून। और जब छुट्टियां पड़ती हैं भाई, जून में छुट्टी पड़ती है स्कूल की, दिसंबर में भी छुट्टियां पड़ती हैं। और छुट्टियों के में हम कहाँ घूमने जाते हैं? अक्सर मामा के घर जाते हैं, लेकिन इस बार आपको मौसी के घर जाना है, तो मैं यहाँ लिखूँ मौसी, तो मौसी से क्लियर हो जाएगा। 21 मार्च, 23 सितंबर, दिन रात क्या हो जाते हैं दोस्तों? बराबर हो जाते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखनी है। कर्क रेखा आपको एक और ध्यान में रखनी है, ये भारत में से गुजरती है, राजस्थान को भी नीचे से टच करती हुई, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को टच करती हुई निकलती है। ये आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है। आगे की तरफ बढ़ता हूं, अगला प्रश्न लेता हूं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और भारत में कौन सी चोटी है? तो इसका अलग अलग आंसर हो जाएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट उस चोटी का नाम है। और उस चोटी की लंबाई है 8,848 मीटर चोटी की लंबाई है, ये आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये भारत में स्थित नहीं है। यदि भारत की बात करूंगा तो K2 गॉडविन अश्विन आ जाएगी, और इसकी हाइट कितनी है? 8,611 किलोमीटर है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न किसी भी प्रकार से बने, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि पूछ ले हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट ना आके K2 आएगा। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा है और सबसे कम वाला वन वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा वन वाला राज्य है MP, मध्य प्रदेश है, और सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा में। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न लेता हूं कि अगला प्रश्न क्या हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कहां है? सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन है? मासिन राम है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये कहां पर है? मेघालय। मेघालय में आपको पता होना चाहिए, बारिश ज्यादा होती है। चेरापूंजी भी आपने नाम सुना होगा, ये भी यहां पर है। गोरा खासी जयंतियां, गोरा खासी जयंतियां, और ये जो पहाड़ियां हैं ये भी यहीं पर स्थित हैं। और आपको पता होना चाहिए, गोरा खासी जयंतियां जनजातियां भी होती हैं, और उन्हीं के नाम पे इनकी पहाड़ियों का नाम है। तो यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये भी पता रहे। सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है? यदि इसकी बात की जाए तो सबसे कम बारिश होती है लेह लद्दाख जो क्षेत्र है, उसमें सबसे कम बारिश होती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला प्रश्न क्या है? देखो, भारत की सीमा स्थलीय, जलीय और जलीय द्वीपों को छोड़कर सारी बातें आपसे की जा रही है। भारत की टोटल स्थलीय सीमा पूछी जा रही है, 15,200 मैंने बता दी है। यदि जलीय सीमा की बात की जाए 7,516.6 किलोमीटर बता दी गई है। यदि बात की जाए जलीय सीमा द्वीपों को छोड़कर बात की जाए तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। और यदि इन दोनों को मैं टोटल कर दूंगा तो टोटल भारत की जलीय और स्थलीय सीमा आ जाएगी। टोटल आप लोग कर लेना, 22,000 के ऊपर जाएगा, ये आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी प्रकार से पूछे, द्वीपों को छोड़कर, द्वीपों को साथ में, स्थलीय, किसी भी प्रकार से पूछ ले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसी सीमा बता, सबसे ज्यादा कौन से देश की भारत को सीमा लगती है? तो वो देश आ जाएगा बांग्लादेश। कौन सा आ जाएगा? बांग्लादेश आ जाएगा दोस्तों। और सबसे कम की बात होगी तो वो देश आ जाएगा अफगानिस्तान। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बंगाल का शोक, बिहार का शोक, उड़ीसा का शोक, वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, सबसे लंबी नदी, सबसे चौड़ी नदी, सभी की बातें करता हूं मैं। बंगाल का शोक बताइए, बिहार का शोक बताइए। बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर नदी है दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी बिहार का शोक है। यदि मैं उड़ीसा की बात करूं, महानदी उड़ीसा का शोक है दोस्तों। बात करें वृहद गंगा, गोदावरी नदी को वृहद गंगा कहते हैं। यदि बात करें दक्षिण गंगा, गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की भी बातें होंगी, तब भी कौन सी नदी आएगी दोस्तों? गोदावरी नदी आएगी। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा की बात आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? कावेरी नदी करना पड़ेगा दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। और मैं यदि बात करूं भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो गंगा हो जाएगी। यदि चौड़ी नदी की बात की जाए तो वो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी।
ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र का नाम होता है सांगपो, सांगपो के बाद में इसका नाम हो जाता है आगे चलकर चाइना में निकलती है, इसका नाम सांगपो रहता है, भारत में इसका ब्रह्मपुत्र हो जाता है, आपको पता होगा। फिर उसके बाद जमुना हो जाता है, और जब गंगा में मिल जाती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी है। और सहायक सबसे लंबी नदी की बात की जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो सहायक सबसे लंबी नदी, और उसका नाम हो जाएगा यमुना। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? यमुना उसका नाम हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? क्योंकि गंगा की सहायक नदी यमुना है, और यमुना बहुत डिस्टेंस क्रॉस करके आती है, इसलिए सबसे लंबी सहायक नदी वो है, और वो कौन सी हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। आगे की तरफ बढ़ता हूं, अगला प्रश्न लेता हूं। देखिए, उनालू क्या है, स्यालू क्या है, रब्बी क्या है, खरीफ क्या है, जायद क्या है, सारी बातें भी बताते हैं। उनालू किसको कहते हैं? जो रब्बी की जो फसलें होती हैं वही उनालू कहलाती हैं। जो खरीफ की जो फसल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? श्यालू कहते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। और खरीफ की फसल कौन सी होती है? जैसे बाजरा मैंने लिख दिया, मूंग लिख दिया, मान लीजिए जवार मैंने लिख दिया, मैंने गंवार लिख दिया, ये कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है। मैंने गेहूं लिख दिया, मान लीजिए मैंने सरसों लिख दिया, चना लिख दिया, ये कौन सी फसल हो जाएंगी? रब्बी की फसल हो जाएंगी। और जायद की जो आप तरबूज खरबूज ये खाते हैं, तरबूज खरबूज ये जो खाते हैं, ये कौन सी फसल हो जाएंगी? जायद की फसलें हो जाएंगी दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है उनालू और श्यालू क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो लगभग ये जो वर्ड है वो इसी तरीके का बनता है, से और लगभग खे। तो आप ध्यान रखें, श्यालू क्या होता है? खरीफ की फसल होती है। और मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं क्लासरूम में, खरीफ क्या होता है आप ध्यान रखिए। खारा मैंने कहा, खरीफ हल्का सा मैंने वर्ड ले लिया खारा। और बाजरा और गेहूं में कंपेयर किया जाए तो बाजरा थोड़ा सा खारा लगता है, इसलिए बाजरा कौन सी फसल हो जाएगी? खरीफ। और बाजरे के साथ में जो भी फसल बोई जाती है वो कौन सी फसल हो जाएगी? खरीफ की फसल हो जाएंगी दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला लेता हूं प्रश्न। हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, अमृत क्रांति। और मैंने सभी का वैसे मेंशन भी कर दिया है जल्दी में। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, पीली क्रांति पीली, तिल तिल पिल, तो तिल पिल से तिलहल ध्यान रखना। श्वेत सफेद दूध से संबंधित है, नीली और नीली मछली से संबंधित है, सुनहरी फल से संबंधित है, भूरी परंपरागत स्रोतों से संबंधित है। लेकिन एक मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, अमृत क्रांति किससे संबंधित है जरा बता दीजिए। और इसका बता देते हैं, ये नदियों को जोड़ने से संबंधित है, नदियों को जोड़ने से संबंधित है। क्लियर है मेरी बातें? मेरे हिसाब से ठीक ठाक मैटर मिल रहा होगा आपको। शॉर्ट में और अच्छा मैटर बनाने की मैंने कोशिश की है। अब अगला प्रश्न मैंने जो लिया है वो ये लिया है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, कोको चैनल क्या होता है, किस किस के बीच होता है? देखिए, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। और इसकी आप ट्रिक भी पढ़ते हो, मामी और लक्ष्मी, मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकली, छोटी कार से निकली, ये आप ट्रिक अक्सर पढ़ते होगे। और ये ट्रिक यहां भी काम करती है, मैं से मालदीव, मी से मिनिकॉय, मी से मिनिकॉय, ल से लक्षद्वीप, फिर क्या होगा छोटा अंडमान, और फिर क्या हो जाएगा कार निकोबार। तो ये भी आप ध्यान में कर सकते हो। ग्रेट की बात की जाए, इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार का जो चैनल अलग करता है वो ग्रेट चैनल है। यहाँ सुमात्रा भी कई बार लिखा मिल सकता है आपको। और यदि कोको चैनल की बात करेंगे, कोको चैनल अंडमान निकोबार के ऊपर की तरफ है, तो कोको द्वीप जो है उसको अंडमान से अलग कौन करता है? कोको चैनल करता है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न लेता हूं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए मैंने एक नदी घाटी से भी प्रश्न लिया है आपका कि दामोदर नदी घाटी है, भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किससे संबंधित है, क्या चीज है? देखें, दामोदर अभी मैंने आपको बताया दामोदर बंगाल का शौक है, तो बंगाल क्षेत्र में सिंपल सी बात है, तो किससे संबंधित होगी? बंगाल और झारखंड से संबंधित होगी परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, और भाखड़ा नांगल आपको पता होना चाहिए, भाखड़ा और नांगल इस प्रकार से बांध बने हुए हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी से निकलती है। सतलज नदी एक ऐसी नदी है जो चीन से निकलती है, भारत में आती है, पाकिस्तान में चली जाती है, और मिठानकोट में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है।
सिंधु नदी भी, देखिए बात की जाए, सिंधु नदी भी चाइना से निकलती है, भारत में आती है, पाकिस्तान में चली जाती है। यदि मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र नदी की, पाकिस्तान चाइना से निकलती है, आपकी भारत में आती है और बांग्लादेश में चली जाती है, अंत में गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में खत्म हो जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए भाखड़ा नांगल, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से संबंधित है, ये आप ध्यान में रखेंगे। 3 से संबंधित परियोजना है, लेकिन इसका लाभ 5 राज्यों को मिलता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हीराकुंड की बात हो रही है, और हीराकुंड कहां पर है, ये उड़ीसा से संबंधित है। ये 3-4 में नाम लिया है, ये मुख्य नाम मैंने उठाए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न मैंने बहुत ही एक ट्रिकी टाइप से बनाया है कि कैसे हम इन खनिजों को याद कर सकते हैं। देखिए राजस्थान 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 सब मिल रहा है। देखिए मैंने डबल लिखा है, एक तरफ क्या लिखा है उत्पादन, और एक तरफ लिखा है इसका यूज के हिसाब से लिखा है कि सबसे ज्यादा यूजेज कहां पर होता है। तो जिंक राजस्थान में उत्पादन होता है, यूज भी होता है, उत्पादन भी होता है, शीशा का यूज भी होता है, इसका भी उत्पादन होता है, यूज होता है। तो इस प्रकार से मैंने इसको बनाया है। एक सिंपली जिंक, शीशा, फेल्सपारा तीनों राजस्थान से हो गए। फिर राजस्थान एमपी से क्या हो रहा है, देखो एमपी तांबा एमपी में ज्यादा निकलता है, वैसे राजस्थान सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा हो रहा है। मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज एमपी उड़ीसा। अब देखिए यहाँ पे मैंने किसको जोड़ा है, एमपी राजस्थान को जोड़ा है, यहाँ पे भी एमपी है और उड़ीसा जुड़ गया। अब उड़ीसा 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 हो गया। देखिए तो मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा उड़ीसा में सब ज्यादा होता है। लेकिन बात की जाए खनन की, वो यूज की बात की जाए, कर्नाटक यहाँ पे आ रहा है। और सोना बताइए, तो सोना कर्नाटक में ही होता है और कर्नाटक ही यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप सिंपल सी ट्रिक है और आसानी से इन चीजों को आप याद कर सकते हो दोस्तों। हाँ, बहुत ही सिंपल सा तरीके से बनाया मैंने। तो देखते हैं अगला एक चीज और मैंने सर टर्म्स बनाई है, और वो देख लीजिए ये क्या बनाया गया है मेरे द्वारा। और मैंने बनाया है कि राष्ट्रीय उद्यान लिए हैं 2-3 और मुख्य उठाया है। क्या देखिए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, और जिम कार्बेट कहां पर जिम जाता है आदमी ठंड में, तो उत्तराखंड। तो यूके क्या लिखा है, ये उत्तराखंड। तो ये कहां पर है, उत्तराखंड में है, ध्यान में रखना। और इसका पहले जो नाम था, पहले क्या नाम था, पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क था दोस्तों। आगे की बात करें, काजीरंगा कहां है, और काजीरंगा असम में है, ये लिख दिया है असम। किससे संबंधित है, आप ध्यान में रखना, एक सींग का गेंडा, एक सींग का गेंडा कहां, असम काजीरंगा प्रसिद्ध है। मैंने लिखा है रणथंभौर। रणथंभौर कहां पर है, सवाई माधोपुर। कहां पर है दोस्तों, सवाई माधोपुर में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ के, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बात की जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान, और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गुजरात में है। और बात की जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो शेर के लिए आप गिर को याद रखें, टाइगर के लिए रणथंभौर आप याद रखें, एक सींग का गेंडा के लिए आप काजीरंगा याद रखें, और पहला राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखेंगे तो जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। और आपको पता होना चाहिए इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क भी था। तो मैंने जो आपके प्रश्न लिए हैं इनमें काफ़ी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपके क्लियर हो सकते हैं दोस्तों। तो अभी इतना ही हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इतने छोटे समय में, कम समय में बेहतर हमने इसका आपको डाटा देने की या आपको ये मैटर देने की कोशिश की है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।